हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, राइट। द टॉपिक नेम इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये है आज का टॉपिक जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, वीडियो नंबर 71 अगर आपने देखा है तो उसमें हमने डिटेल में इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्शन, राइट। तो कंस्ट्रक्शनली अगर हम बात करें किसी भी ट्रांसफार्मर के बारे में तो सबसे पहले तो हम देखें कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। अगर वन बाय वन ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो एक सबसे पहला सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है आयरन कोर। ठीक है, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर का वो है आयरन कोर। आयरन कोर का जो यूज है ट्रांसफार्मर में वो एक मैग्नेटिक सर्किट को प्रोवाइड करना होता है जिसके थ्रू मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट होती है, राइट। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टू वाइंडिंग्स। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी साइड पर और एक सेकेंडरी साइड पर, और दोनों एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। कोर के साथ जो कनेक्शन है उनका वो भी इंसुलेटेड होता है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंसुलेटेड। दैट मीन्स कि जो वाइंडिंग्स के बीच में कनेक्शन है आपस में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इंसुलेटेड है, साथ ही साथ जो आयरन कोर है और जो वाइंडिंग्स हैं उन दोनों के बीच में भी क्या लगा हुआ है, एक इंसुलेशन क्रिएटेड है। वहां किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता किसी भी पार्ट के बीच में। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड पार्ट में एक कंटेनर की अगर हम बात करें जो ट्रांसफार्मर को असेंबल करने के लिए काम में लिया जाएगा, कंटेनर। कंटेनर यानी कि एक बॉक्स टाइप का हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर हम आयरन कोर को रखेंगे। जो कोर है ट्रांसफार्मर का, जो बॉडी है, उस बॉडी को अंदर रखने के लिए और वाइंडिंग्स को उसके अंदर डालने के लिए हमें एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर के लिए। फोर्थ पॉइंट पर हमारे पास आएगा एक सुटेबल मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, मीडियम की हम अगर जो बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली ट्रांसफार्मर ऑयल। जिस कंटेनर के अंदर हम ये सारे पार्ट्स को असेंबल करने वाले हैं, कोर वाइंडिंग को, उस कंटेनर के अंदर जो एक मीडियम हम पुट करेंगे दैट विल बी द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल सर्किट के अंदर एज एन इंसुलेशन का काम करता है। सबसे पहली चीज तो इंसुलेशन यानी कि आपस में जो कनेक्शंस स्टैब्लिश हो सकते हैं उन कनेक्शंस को अवॉइड करने के काम में आता है। दूसरा जो यूजेस है ट्रांसफार्मर ऑयल का वो है ट्रांसफार्मर को कूल करना, यानी कि जब ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, वर्क करने के बाद उसकी हीटिंग होती है तो उस हीटिंग को वो एब्जॉर्ब करता है ट्रांसफार्मर ऑयल, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। और जो एक लास्ट और फिफ्थ पार्ट हम जनरली किसी भी ट्रांसफार्मर में देखते हैं वो है बुशिंग्स। बुशिंग्स का क्या मतलब है यहाँ पर? बुशिंग्स का सिंपल मीनिंग है कि जो भी ट्रांसफार्मर के बाहर कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के काम में आती हैं। आपने देखा होगा यूजुअली ट्रांसफार्मर के ऊपर एक चॉकलेटी कलर में कुछ प्लेट्स टाइप की लगी रहती है और वहां से हम वायर को कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली वो बुशिंग्स होती हैं। बुशिंग्स का जो काम है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से कनेक्शंस को ब्रॉट आउट करना, बाहर निकाल कर लेकर आना। ठीक है, तो ये मेजर पार्ट्स हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए। सो हियर यू कैन सी ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है उसको हम एक बार देख सकते हैं। इस तरह का ट्रांसफार्मर हमने सभी ने देखा होगा। अब इसमें देखिए अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है। आप देखिए ये है हमारा मेन टैंक जिसके अंदर जो कोर और वाइंडिंग्स, ये सारी चीजें इस ट्रांसफार्मर के अंदर होंगी, राइट। और ये टैंक का कवर है जो कवर करके रखा है टैंक को। उसके बाद यहाँ पर ड्रेन ऑफ लगा हुआ है। ड्रेन ऑफ का बेसिकली पर्पज है कि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो ऑयल है उसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो सबसे पहले पुराने ऑयल को हमें निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक ड्रेन ऑफ दिया गया है। दीज आर द बुशेस जिनको हम बुशिंग्स कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हम कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे और ये जो कनेक्शन है ये ट्रांसफार्मर के अंदर जाकर कनेक्टेड है, राइट। उसके अलावा कंजर्वेटर टैंक है एक इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसफार्मर का, ब्रीदर है और कूलिंग ट्यूब्स है। कूलिंग ट्यूब्स का जो यूज है वो अगेन जैसा कि इसका नाम है कूलिंग करना इसका बेसिक यूज है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर की हीट को बाहर निकालकर उसको कूल करने के काम में आता है। कंजर्वेटर टैंक का बेसिकली मतलब है कि कंजर्वेटर में ऑयल होता है,
राइट। इसके अंदर ऑयल होता है, तो जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल की कमी होती है तो यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, और जब भी वो एक्सपैंड करता है तो बेसिकली यहाँ पर ये इसको अपने एक स्पेस देता है। ये जो टैंक है, कंजर्वेटर टैंक है, ये पूरी तरह से फुल नहीं रहता है, क्योंकि जब भी एक ट्रांसफार्मर ऑयल को जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो उस पर्पस के लिए कंजर्वेटर टैंक में हमेशा एक स्पेस बना रहता है। जब भी वो हीट करेगा ऑयल का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जब भी कूल ऑफ हो जाएगा तो ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ whenever extra oil is required by transformer, this conservator tank provide that oil, right। ये सारी काम कंजर्वेटर करता है। ब्रीदर का क्या काम है? ब्रीथ मतलब सांस लेना, तो बेसिकली ये एक सांस लेने का सिस्टम है ट्रांसफार्मर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ट्रांसफार्मर ऑयल आपका एक्सपैंड करेगा तो एक्सपेंशन के लिए कुछ एयर का फ्लो भी बाहर आएगा, और जब वो वापस से कूल ऑफ होगा तो एयर बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इंसुलेटिंग ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो इंसुलेशन हमारा खराब हो सकता है। तो उसकी वजह से ये जो ब्रीदर है ये लगाया जाता है। इस ब्रीदर का काम है, जो भी एयर ट्रांसफार्मर के अंदर या बाहर जाएगी वो इस ब्रीदर के थ्रू फ्लो होती है। ये ब्रीदर किसी भी टाइप के मॉइस्चर को ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से रोकता है, राइट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के अंदर में जो आते हैं, ये इनका बेसिक डिस्क्रिप्शन है, राइट। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की परमेबिलिटी काफी अच्छी होती है। तो द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट और मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्मर इज सिलिकॉन स्टील, और टू बी वेरी स्पेसिफिक दिस इज CRGO सिलिकॉन स्टील। CRGO स्टैंड्स फॉर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है CRGO का, दिस इज बेसिकली कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो CRGO सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो सिंगल सॉलिड मटेरियल से नहीं बनाई जाती। सिंगल सॉलिड मटेरियल का मतलब है, जैसे हमें कोई इस तरह का सेक्शन ले लें, एक आयरन, एक स्टील का एक कटआउट सेक्शन ऐसा ले लें, और इससे हम कोर को क्रिएट करें, तो ऐसा नहीं होता है ट्रांसफार्मर को। आपने कभी अगर देखा हो कोई छोटा ट्रांसफार्मर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर भी लगा होता है, तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर पे बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है। अगर आप साइड व्यू भी देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का, जैसे ये कोर का साइड व्यू है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी पतली पतली शीट्स दिखाई देंगी। इस तरह से काफी सारी शीट्स होती हैं। इन शीट्स को हम कहते हैं लैमिनेशंस। दीज आर कॉल्ड लैमिनेशंस, ठीक है। लैमिनेशंस का बेसिकली यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, राइट। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकल कर आता है सामने, तो ये होता है जब भी हम ट्रांसफार्मर की कोर को बनाते हैं तो कोर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होगा दैट इज कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, CRGO सिलिकॉन स्टील। ऑल्सो द कोर इज मेड अप ऑफ थिन लैमिनेशंस। ये जो लैमिनेशंस हैं ये बहुत पतली होती हैं, थिन होती है, जो कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस को रिड्यूस करने के काम में आती है। कौन कौन से लॉसेस? बेसिकली हम अभी तक नो लोड लॉसेस की बात करते हुए आए हैं। हमने देखा है कि जो नो लोड लॉसेस हैं, नो लोड लॉसेस, जिसको हमने P नॉट से रिप्रेजेंट किया था, या कोर लॉसेस बोला था, या फिर आयरन लॉसेस बोला था। दीज लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स। हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस इज बेसिकली जो हिस्टेरेसिस इफेक्ट है ट्रांसफार्मर में, उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस अकर होता है। इस हिस्टेरेसिस लॉस को हमें रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल यूज करना होता है जिससे हिस्टेरेसिस लूप का जो थिकनेस है वो कम से कम हो। तो इस पर्टिकुलर लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लिया जिसका नाम है सिलिकॉन स्टील, जिसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई परमेबिलिटी का ये मटेरियल है। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस यहाँ पर सिलिकॉन स्टील को यूज करने से मिनिमाइज हो जाते हैं। पूरी तरह से हम उनको नलिफाई नहीं कर सकते, बट यस वी कैन मिनिमाइज दीज लॉसेस बाय यूजिंग a material which has a high permeability, and that is silicon steel here. Second thing, eddy current losses can be reduced by these laminations. Laminations का यूज करके हम एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम पूरा का पूरा एक
सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें जो करंट का फ्लो होगा वो उसको काफी एरिया मिलेगा फ्लो होने के लिए, क्योंकि एरिया के ऊपर आपके करंट का फ्लो डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एरिया को रिड्यूस कर देते हैं लेमिनेशंस को कट करके, जिसकी वजह से जो करंट है, एडी करंट जो ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है लॉसेस करने के लिए, वो करंट फ्लो होना कम हो जाता है। जैसे ही करंट का फ्लो होना कम हो जाएगा यहाँ पे एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी यूज दिस सिलिकॉन स्टील एंड दीज लेमिनेशंस, राइट। आयरन लॉसेस को और कोर लॉसेस को या फिर जो नो लोड लॉसेस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि जो लेमिनेशंस हैं किस शेप की होती हैं। जो लेमिनेशंस हैं हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की यूज करते हैं। जैसे एक एल शेप लेमिनेशन हो सकता है, एल शेप, ठीक है। एक एल शेप लेमिनेशन हो सकता है, एक ई शेप लेमिनेशन हो सकता है, एक यू शेप लेमिनेशन हो सकता है। अब एल शेप, ई शेप, यू शेप का क्या मतलब है? एल शेप का मतलब है कि एक ऐसा पार्ट जो एल शेप में दिखाई देता हो। देखिए इस तरह का एक लेमिनेशन हमारे पास हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एल शेप लेमिनेशन। अब अगर आप इन दो एल शेप लेमिनेशन को एक साथ जोड़ देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें ये जो जॉइंट्स हैं जो जुड़कर आएंगे वो बहुत ही मिनिमम स्पेस के साथ होने चाहिए। क्योंकि अगर ये स्पेस ज्यादा हुआ, ये जो गैप है, अगर ये गैप हमें ज्यादा मिला ट्रांसफार्मर में, वहां से लीकेज होगा, जिसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लीकेज फ्लक्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दो एल शेप लेमिनेशंस को जोड़ के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। इस स्ट्रक्चर में ये जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स यहाँ कहीं आएंगे। मान लेते हैं एक जॉइंट यहाँ पर आया, दूसरा जॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये एयर गैप जो इन दोनों लेमिनेशंस के बीच में जो गैप होगा वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको वेल्ड नहीं करते हैं, सिंपल उनको ऐसे ही जोड़ देते हैं, उनको टाइटली जोड़ते हैं। और जब हम बहुत सारी लेमिनेशन को एक साथ इकट्ठा करके उनको टाइटली जोड़ते हैं तो उसको हम स्क्रू की हेल्प से टाइटली पकड़ने के लिए यूज भी करते हैं, ठीक है। कभी आप छोटा ट्रांसफार्मर देखिएगा, उसमें आपको ये चीजें दिखाई देंगी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इन लेमिनेशंस को एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे और इनका जो जॉइंट है वो एग्जैक्टली इसी जगह पर हो, एज्यूम कीजिए कि ये जो एक पर्टिकुलर लेयर है, सेम इसी तरह की मल्टीपल लेयर्स को आप एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, और ये जो जॉइंट का जो प्लेस है, ये जॉइंट का प्लेस एग्जैक्टली यहाँ पर ही आ रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे कंटिन्यूअस जॉइंट होने की वजह से ज्यादा फ्लक्स लीक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए हमेशा इन लेमिनेशंस को रोटेट करके एक के ऊपर एक ऑल्टरनेटिवली रखते हैं। जैसे पहला अगर लेमिनेशन हम कुछ इस तरह से रख रहे हैं जिसमें एक जॉइंट यहाँ पर आ रहा है और एक जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो सेकेंड पीस ऑफ लेमिनेशन हम इसको एक, मान लीजिए इसको घुमा देते हैं 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, और ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस जॉइंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो सेकेंड लेयर ऑफ लेमिनेशन आपका कुछ इस तरह का बनेगा। This will be the second layer. ठीक है। तो आप देखिए हमने जो फर्स्ट वाली लेयर में पहला जॉइंट यहाँ पर था जो पहली लेयर से बना, तो दूसरी लेयर का जो जॉइंट है एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, यानी कि इन दिस केस वन विल बी हियर, वन विल बी हियर। तो इस तरह से आप रोटेट कर करके अलग अलग जो अल्टरनेटिव लेयर्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखते हैं ताकि कंटिन्यूअस जॉइंट्स वाला जो केस है वो ना बन सके, ठीक है। तो ये है हमारा एल शेप लेमिनेशन, इसको बोलते हैं एल शेप लेमिनेशन। अब उसके बाद अगर ई शेप की बात करें तो ई शेप लेमिनेशन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। हमें एक ई शेप का एक पार्ट चाहिए, दिस इज ई शेप लेमिनेशन। ई शेप लेमिनेशन के साथ हमें एक आई शेप का लेमिनेशन भी चाहिए ताकि उसका जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो पूरा हो सके। अब देखिए ये एक ई शेप लेमिनेशन है, ये आई शेप लेमिनेशन है, दिस इज ई शेप, दिस इज आई शेप। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं एक दूसरे से तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है।
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें, ठीक है। तो ये एक टाइप है ट्रांसफॉर्मर का। जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि कोर इस तरह का एक होता है स्क्वायर शेप में, बट इस तरह का भी एक कोर हो सकता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हम अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट डिस्कशन, राइट। तो ई और आई शेप में भी हम जब दो लेयर्स को रखते हैं एक साथ, तो अगेन हमें सेम काम करना है कि इनको ऑल्टरनेटिवली पुट करना है ताकि कंटिन्यूअस जॉइंट्स ना हो सके। अगर पहला जो लेयर है वो कुछ इस तरह से रखा है जिसमें आई नीचे है, ई ऊपर है, दूसरा जो पोर्शन आएगा उसमें ई ऊपर आ जाए, आई ऊपर आ जाएगा और ई नीचे आ जाएगा, लाइक दिस। इस तरह से हम सेकेंड वाले लेयर को बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला लेयर यहां से हमें मिल गया इन दोनों पार्ट से, और दूसरा लेयर इन दोनों पार्ट से हमें मिल गया। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअसली एक के ऊपर एक लेयर्स को जमाते हैं और ये मिल जाता है। तीसरा जो है वो है यू शेप। यू शेप में भी आपके पास एक यू शेप होगा, और यू शेप को कंप्लीट करने के लिए आपके पास अगेन एक आई शेप होना चाहिए। ये है हमारा यू शेप, और इसको पूरा करने के लिए वी मस्ट हैव आई शेप, ठीक है। दिस इज यू शेप लैमिनेशन, दिस इज आई शेप लैमिनेशन, ठीक है। तो सेम थिंग इज हियर, आप ऑल्टरनेटिव लेयर्स को थोड़ा इस तरह से जमाते हैं जिससे कि ये कंटिन्यूअस जॉइंट्स अवॉइड कर सके, राइट। तो इस तरह के लेमिनेशंस को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। तो लेमिनेशंस किस टाइप की यूज हो रही है उसके बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा कहलाता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द कोर। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं दो टाइप के शेप आपने देखे, एक शेप था जो एक स्क्वायर टाइप का दिखाई देता है, और दूसरा शेप ये था जो एक बॉक्स टाइप का दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर है। वन इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, ठीक है। दीज टाइप्स आर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, वो प्योरली कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बहुत सारे टाइप्स ट्रांसफार्मर के हो सकते हैं। जैसे वोल्टेज लेवल की बात करें तो स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है। पावर के टर्म्स में बात करें तो एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। और अगर आप फेज के टर्म्स में बात करें तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। इस तरह से अलग अलग बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप से क्लासिफिकेशन ट्रांसफार्मर के कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर को पहले अगर डिस्कस करें, लेट अस टॉक अबाउट कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो इस शेप को देख के आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये जो शेप है दिस इज कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसके अंदर जो वाइंडिंग्स है वो वाइंडिंग किस तरह से लगाई जाती हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो वाइंडिंग का प्लेसमेंट है इट इज लाइक दिस। तो ये जो वाइंडिंग्स हैं, these windings are placed here. Some part of the winding will be placed here, some part of the winding will be placed here. Similarly here also we will have some parts of the windings, right? That means जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो हाफ पार्ट्स हैं वो दोनों साइड पर प्लेस किए जाते हैं। दोनों साइड मतलब ये जो साइड है दिस इज कॉल्ड लिम्ब, ये लिम्ब कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड लिम्ब, ठीक है। तो
प्राइमरी साइड के लिम्ब और सेकेंडरी साइड के लिम्ब्स, जो दोनों लिम्ब्स हैं, उन दोनों पर ही ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। ठीक है, किस तरह से प्लेस किया जाता है? मान लेते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन टाइप का होता है। किसी भी टाइप का अगर ट्रांसफार्मर देखें तो जनरली जो वाइंडिंग्स प्लेस की जाती है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि ये जो आउटर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, दिस मस्ट बी हाई वोल्टेज साइड, एंड जो इनर साइड ऑफ पोर्शन है, दिस मस्ट बी लो वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो द इनर पार्ट इज लो वोल्टेज एंड हायर पोर्शन, जो आउटर पार्ट है, दैट शुड बी हायर हाई वोल्टेज। ऐसा क्यों होता है ये हम अभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली क्यों हम हाई वोल्टेज साइड को बाहर रखते हैं और लो वोल्टेज साइड को अंदर की तरफ रखते हैं। दिस इज लो वोल्टेज साइड एंड दिस इज हाई वोल्टेज साइड। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि लो वोल्टेज का मतलब है कि ट्रांसफार्मर के कोर पे जो वाइंडिंग लगाई जाएगी लो वोल्टेज साइड, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर पे जो स्ट्रेस आएगा वो लो वोल्टेज के कारण होगा, और लो वोल्टेज के कारण आने वाले स्ट्रेस से हमें ये बेनिफिट है कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे ट्रांसफार्मर में, वहां पर हम उसकी सेविंग कर सकते हैं। सेविंग का मतलब है कि हम उसका कॉस्ट बचा सकते हैं, कि हमें इंसुलेटिंग मटेरियल एक थोड़ा कम क्वालिटी का लगाना पड़ेगा और कम लगाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नजदीक रखते हैं। ये एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है समटाइम्स कि व्हाई लो वोल्टेज वाइंडिंग केप्ट नियरर टू द कोर। ये एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई लो वोल्टेज वाइंडिंग केप्ट नियरर टू द कोर। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रीजन है वो यही है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के नजदीक रखने का बेनिफिट ये है कि वी कैन सेव द मटेरियल ऑफ इंसुलेशन एंड आल्सो वी कैन सेव द कॉस्ट ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, राइट। हाई वोल्टेज वाइंडिंग इसी वजह से बाहर रखी जाती है ताकि वहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल का कोई प्रॉब्लम वहां क्रिएट ना हो। ठीक है, अब जो ये मैग्नेटिक कोर है, ये जो कोर है हमारा, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमें मिला है स्क्वायर शेप का, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है वो सेंटर ऑफ द कोर पे सेटअप होता है। दिस इज द फ्लक्स फाई, राइट। सो हियर इट इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसका आप डायग्राम आप डिटेल में देख सकते हैं। देखिए किस तरह से हमने लिम्ब्स पे वाइंडिंग्स को लगाया है। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है दैट इज नियरर टू द कोर या अंदर की तरफ है, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर है। Here also जो लो वोल्टेज इंसुलेशन है दैट इज अटैच्ड टू द कोर, जो अंदर की तरफ दिखाई गई है, दिस इज द लो वोल्टेज इंसुलेशन जो इनर साइड में अटैच्ड है। ठीक है, सो दीज आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। साथ ही साथ जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए इसका जो रिपेयर वर्क है वो भी इजीली हम कर सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन, राइट। ठीक है, जो हम सेकेंड टाइप का अभी पढ़ेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर, उसके कंपैरिजन में कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही इजी सिंपल होता है, इसीलिए इसका जो रिपेयर वर्क है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो हमारे पास है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमारे पास जो लेमिनेशंस का शेप है वो एक शेप है हमारे पास ई एंड आई शेप। ठीक है, ई एंड आई शेप से हम कैसे बना रहे हैं इस ट्रांसफार्मर को, दिस इज लाइक दिस, ये ई शेप हो जाएगा हमारा, एंड दिस इज ई शेप एंड ऑल्सो आई शेप इज दिस। सो एक ये शेप है जिसके थ्रू हम शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये जो लिम्ब्स हैं, इसमें 3 लिम्ब्स हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो सेंट्रल लिम्ब होता है, दिस इज सेंट्रल लिम्ब। ठीक है, ये जो बीच वाला लिम्ब है सेंट्रल लिम्ब, इसकी जो विड्थ है वो डबल होती है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लिम्ब। अगर आप इन दोनों लिम्ब्स की
नंबर 1 और नंबर 2 दोनों लिम्स की अगर चौड़ाई देखें तो वो सेंट्रल लिम्ब इन दोनों के बराबर होगा, राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सेंट्रल लिम्ब पर ही वाउंड की जाती है, ठीक है। ये जो दोनों साइड वाले लिम्ब्स हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की वाइंडिंग्स को वाउंड नहीं किया जाता। दैट इज व्हाई द थिकनेस ऑफ द सेंट्रल लिम्ब इज जस्ट डबल फ्रॉम द साइड लिम्ब्स, राइट। तो फर्स्ट जो लेमिनेशंस का शेप है शेल टाइप बनाने के लिए, दैट इज ई शेप एंड आई शेप। सेकंड टाइप इज आल्सो देयर, दैट इज यू एंड टी शेप, ठीक है। यू एंड टी शेप से भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले टी शेप ले लेते हैं हम। ये हमारे पास टी शेप है, दिस इज टी एंड यू इज आल्सो हियर, दिस इज यू। सो इन दोनों टाइप की लेमिनेशन से हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी टाइप्स ऑफ लेमिनेशंस की, कि किस टाइप की लेमिनेशन शेल टाइप ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए काम में आती है, ठीक है। अब एक जनरल अपीयरेंस कैसा होता है शेल टाइप ट्रांसफार्मर का, वो देखते हैं कि हाउ इट लुक्स। So here is the diagram of this shell type transformer. There you can see कि both primary and secondary windings are wounded on the central limb. यहाँ आप देखिए कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो दोनों की दोनों वाइंडिंग, दिस इज नंबर 1 वाइंडिंग, दिस इज नंबर 2 वाइंडिंग, बोथ वाइंडिंग्स आर वाउंडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब। एंड हाउ द फ्लक्स इज फ्लोइंग, यहाँ पर आप देखिए जो टोटल फ्लक्स है, यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज हाफ ऑफ द फ्लक्स, यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है दैट इज आल्सो हाफ ऑफ द फ्लक्स, and the combined flux flows through this central limb. That is why the width of this central limb must be double from the टू लिम्स, राइट। तो यहाँ से इसकी जो थिकनेस है वो जस्ट डबल होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज जो फ्लक्स का पाथ है वो टोटल फ्लक्स यहाँ से फ्लो होता है 5/2 एंड 5/2 बोथ विल बी कंबाइंड टू मेक द टोटल फ्लक्स 5। इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों को सेपरेटली दिखाया गया है। जैसा कि हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर में भी बात की थी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग्स ट्रांसफार्मर में होती है, तो वहां पर जो प्लेसमेंट्स थी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, वो हमने देखी कि जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको कोर के पास रखा गया था और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूर रखा गया था। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऑल्टरनेटिवली रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग रखी, दिस इज एलवी, देन उसके बाद HV, देन अगेन उसके बाद LV। तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेटिवली वाइंडिंग्स को रखा है और इस अरेंजमेंट को, वाइंडिंग के इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम सैंडविच अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग है ये कहलाती है सैंडविच वाइंडिंग, बिकॉज वी आर सैंडविचिंग टू वाइंडिंग्स, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, दो लो वोल्टेज के बीच में एक हाई वोल्टेज को रखा गया है। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज कहां से आ रहा है। बेसिकली अगर आप दो टाइप के ट्रांसफार्मर की बात करें, एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप, ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप अप में आप देखेंगे स्टेप डाउन में क्या होता है, V1 इज ग्रेटर देन V2 होता है और स्टेप अप में V1 से ज्यादा होता है V2। तो इस केस में जो V1 है वो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और जो V2 है दैट इज लो वोल्टेज, बट इन दिस केस वी हैव V1 एज लो वोल्टेज एंड V2 एज हाई वोल्टेज। तो अकॉर्डिंगली जिस टाइप का भी हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें V1 इक्वल्स टू V2 है, इफ वी हैव V1 इक्वल्स टू V2, इन दैट केस देयर इज नो लो वोल्टेज एंड देयर इज नो हाई वोल्टेज, तो इन दैट केस यू कैन पुट एनी वाइंडिंग एट एनी प्लेस। उस केस में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं हो सकता जिसमें आप लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज में किसी भी वाइंडिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। और जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल फ्लक्स सेंट्रल लिम्ब से होकर जा रहा है और जो 5/2 हाफ ऑफ द फ्लक्स है वो आपका दोनों साइड से साइड लिम्ब्स के थ्रू सर्कुलेट होगा सर्किट के अंदर। Now, in case of shell type transformer, the cross section of the core should be circular in shape. जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होना चाहिए। क्यों सर्कुलर होना चाहिए, इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि जो सर्कुलर कोर है उसका मीन टर्न मिनिमम होता है। मीन टर्न का मतलब है कि अगर आप किसी सर्कुलर कोर पे वाइंडिंग्स को वाउंड करते हो तो उसके चारों तरफ एक वायर को वाउंड करने में आपको सबसे कम लेंथ का वायर लगता है। इससे अगर ऐसा आप लेते हैं तो उससे हमारे पास बेनिफिट्स ये हैं कि हमारा जो वायर यूज होगा वाइंडिंग्स का वो मिनिमम यूज होगा, कंडक्टर मटेरियल बहुत कम लगेगा
और एज कंपेयर टू अदर शेप ऑफ कोर क्रॉस सेक्शन कम लगेगा। और चूंकि वायर कम लग रहा है, तो वायर कम लगने से दो चीजें हो रही हैं। पहली चीज है वायर की सेविंग हो रही है, दैट मीन्स कॉस्ट की सेविंग हो रही है। नंबर टू, आप जितना कम वायर यूज करेंगे उतना कम रेजिस्टेंस उस वाइंडिंग का होगा, और उस रेजिस्टेंस के कम होने से नेचुरली आई स्क्वायर आर लॉसेज जो हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर वो रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है कि उस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे आपको लार्ज नंबर ऑफ लेमिनेशंस लगानी पड़ेंगी उस शेप को लाने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक अगर सर्कुलर शेप को अगर बनाना है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को बनाना है सेंट्रल लिम्ब के, मान लीजिए आपको ट्रांसफार्मर को बनाना है, उसकी जो शेप है उसको सेंट्रल लिम्ब की शेप को सर्कुलर में लाना है, तो उसको सर्कुलर में बनाने के लिए वी मस्ट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ लेमिनेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सीधे सॉलिड मटेरियल को लेके हम सर्कुलर शेप में नहीं कनेक्ट कर सकते, हमें लेमिनेशंस की जरूरत है, और लेमिनेशंस के लिए वी विल रिक्वायर लॉट ऑफ नंबर ऑफ लेमिनेशंस इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, राइट। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंट टाइप के शेप्स यूज करेंगे तो अगेन एक प्रॉब्लम यहाँ पर राइज होगा, वो ये है कि हमें ट्रांसफार्मर को क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेमिनेशंस डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप्स के हमें रिक्वायर्ड है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने एक सिंपल सा तरीका निकाला है, वो ये तरीका है कि हम ट्रांसफार्मर की कोर को टू स्टेप्ड कोर के फॉर्म में बनाते हैं। टू स्टेप्ड कोर कैसी होती है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हमें कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर सिंपल जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। दिस इज द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। किसी कोर का स्क्वायर शेप में अगर देखें तो दिस इज द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेमिनेशंस। So this is the square cross section shape. ठीक है, in this you will have multiple laminations here. There are number of laminations like this, जिसकी हेल्प से हमने ये स्क्वायर शेप क्रिएट किया है। ठीक है, स्क्वायर शेप से। दूसरा हमारे पास है टू स्लिप्ड। Second type of method we have, this is first one, that is square shape. Second one is called cruciform, two slipped. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टेप क्रिएट करके कोर को बनाया जाता है। ठीक है, इसका जनरल अपीयरेंस किस तरह का दिखाई देता है, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें हम जिसको हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म स्लिप्ड। ठीक है, इसमें अगर आप लेमिनेशंस बनाते हैं तो योर लेमिनेशंस विल बी लाइक दिस। आप इसमें दो शेप की लेमिनेशंस को यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से ये हमें इस शेप का मिल जाता है, राइट। इट इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म टू स्लिप्ड। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाना चाहें तो नंबर ऑफ स्टेप्स को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा के किस तरह का हमें दिखाई देगा, लेट्स सी। नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने का एक ये फायदा है कि वो क्लोज टू सर्कुलर, क्लोज टू सर्कल बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अगर आप बनाएंगे, दो स्टेप्स अगर बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो आपका जो शेप है वो शेप कुछ हद तक सर्कुलर शेप की तरह से हो रहा है। यानी कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो क्लोज टू सर्कल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है सर्कुलर शेप की, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि अगर हमें सर्कुलर शेप का क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए कोर का, तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लेमिनेशंस को यूज करना पड़ेगा, जो हम यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं, राइट। तो एक तरफ इसका एडवांटेज भी है कि सर्कुलर शेप में हम यूज करें, लेकिन उसकी दूसरी तरफ वहां पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, राइट। तो अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें तो स्क्वायर शेप में हम कह रहे हैं कि हमें जो मटेरियल है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, और अगर आप सर्कुलर शेप की बात करें तो वहां हम कह रहे हैं कि वहां मटेरियल सबसे कम रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टेप्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ एक कॉमन सा सॉल्यूशन ये है कि जो
कॉमनली सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है कोर को क्रिएट करने के लिए, वो है टू स्टेप्ड। ठीक है, ये जो सॉरी थ्री स्टेप्ड हमारे पास है, ये जो मेथड है दिस इज टू स्टेप्ड, दिस इज थ्री स्टेप्ड। ठीक है, तो थ्री स्टेप्ड का ये फायदा है कि जो टाइप्स ऑफ जो शेप्स ऑफ लेमिनेशन है, वो शेप्स ऑफ लेमिनेशन हमारा यहाँ पर तीन टाइप का यूज हो रहा है, राइट। दूसरी चीज, इसका जो शेप है वो काफी हद तक एक सर्कुलर शेप को कवर कर रहा है। अगर आप कंपेयर करें फर्स्ट वाले केस को स्क्वायर को, इस वाले केस को, तो नेचुरली द थर्ड वन, दिस थ्री स्टेप्ड मेथड इज वेरी वेरी मच बेटर देन द फर्स्ट वन, राइट। तो पूरी तरह से एक सर्कुलर शेप को बनाने की जगह पर हम एक स्टेप्ड वाला एक कोर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा टाइप के लेमिनेशंस का यूज ना हो के सिर्फ तीन ही टाइप के लेमिनेशंस का यूज होता है, और हमारी जो प्रॉब्लम है जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में सामने आ रही है वो यहाँ से दूर हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, द थर्ड मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, most commonly used, right? तो this is about the शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का डिस्कशन था ये हमने अभी किया, जिसमें हमने देखा कि किस किस टाइप की लेमिनेशंस यूज करते हैं, कैसे एक ही लिंब पे दोनों वाइंडिंग्स को लगाया जाता है। यहाँ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को सैंडविच वाइंडिंग के फॉर्म में हम लगाते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो सेंट्रल लिंब है उस सेंट्रल लिंब को हम अगर सर्कुलर रखते हैं तो वो सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है, लेकिन सर्कुलर शेप को लगाने का मतलब है कि काफी टाइप के शेप्स ऑफ लेमिनेशंस को यूज करना, जो अपने आप में एक बहुत ही कॉस्टली अरेंजमेंट है। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम एक स्टेप्ड अरेंजमेंट को क्रिएट करें। स्टेप्ड अरेंजमेंट में हमने देखा कि ये टू स्टेप्ड अरेंजमेंट है, ये थ्री स्टेप्ड अरेंजमेंट है। तो थ्री स्टेप्ड अरेंजमेंट में जो सर्कुलर, अगर हम एक सर्कल से इसको कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो सर्कल का है वो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू कवर अप किया जा सकता है। वहीं अगर स्क्वायर वेव को देखें तो उससे हमारा काफी सारा एरिया ऑफ सर्कुलर रह जाता है। तो इसीलिए जो थ्री स्टेप्ड वाला मेथड है दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू क्रिएट द सेंट्रल लिंब नियर टू द सर्कुलर इन शेप। ठीक है, नाउ अगर कोर टाइप और शेल टाइप दोनों ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन करें कि कहां हम किस टाइप के ट्रांसफार्मर को यूज करें, तो नेचुरली दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता कि अगर हम कहें कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है या शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से एफिशिएंसी के ऊपर कोई भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है वो जनरली यूज होते हैं हाई वोल्टेज स्मॉल आउटपुट के लिए, हाई वोल्टेज एंड स्मॉल आउटपुट, यानी कि पावर आपका स्मॉल हो और वोल्टेज आपका हाई हो। हाई वोल्टेज का मतलब है स्मॉल करंट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि स्मॉल करंट से हम डील करेंगे कोर ट्रांसफार्मर में। तो कोर ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन है दैट इज ऑन द बेसिस कि वेयर वी रिक्वायर हाई वोल्टेज एंड स्मॉल आउटपुट, मींस पावर इज स्मॉल, क्योंकि वोल्टेज हाई है करंट स्मॉल होगा तो नेचुरली पावर आपका स्मॉल होगा। वहीं अगर शेल टाइप के सिलेक्शन की बात करें तो शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्रीफर्ड व्हेन यू डील विद द लो वोल्टेज एंड हाई आउटपुट। लो वोल्टेज और हाई आउटपुट का मतलब है हाई करंट, यानी कि जब आपको ट्रांसफार्मर के अंदर से हाई करंट सर्कुलेट कराना हो उस केस में आप शेल टाइप ट्रांसफार्मर को प्रेफर करते हैं, और अगर आपको स्मॉल करंट को फ्लो कराना है ट्रांसफार्मर के अंदर तो उस केस में आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दिस इज फॉर कोर टाइप एंड दिस इज फॉर शेल टाइप। दिस इज द बेसिस, जिस बेस पे हम यहाँ सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हमने अभी बात की थी कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो रिपेयर वर्क है, जो मेंटेनेंस है वो आसान है, क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी आसान रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर हम ऐसी जगह पर प्रेफर करते हैं जहां पर एक तो स्मॉल आउटपुट हो और दूसरा वहां इजीली हम उसको मेंटेन कर सके, रिपेयर कर सके। वहीं शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि वहां पर उसके मेंटेनेंस को करने में दिक्कतें आती हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ एक और अनदर जो पैरामीटर है कंपैरिजन का कोर और शेल टाइप में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। तो कूलिंग के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कूलिंग से बेसिकली हमारा मीनिंग यहाँ पर होता है जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसमें
कूलिंग कितने बेटर तरीके से हो पा रही है, राइट। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग अरेंजमेंट है, जो कि दोनों लिम्ब्स पे वाइंडिंग्स को प्लेस किया जाता है, वो कूलिंग के लिए अच्छा होता है। यहाँ कोर टाइप ट्रांसफार्मर आसानी से कूल होता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो अरेंजमेंट है, वाइंडिंग अरेंजमेंट जो पूरी तरह से सेंट्रल लिम्ब पर है, वहां पर कूलिंग जो प्रोसीजर है वो पुअर है। किस टाइप की कूलिंग की हम बात कर रहे हैं? हम कूलिंग में नेचुरल कूलिंग की बात कर रहे हैं। नेचुरल इन द सेंस कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल फीचर्स टू कूल द ट्रांसफार्मर। हम अलग से कोई भी ऐसा सोर्स नहीं दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को जिससे वो कूलिंग कर सके। एक नेचुरल कूलिंग का मतलब होता है कि एक नॉर्मल वर्किंग एटमॉस्फेयर में ही ट्रांसफार्मर अपने आप को कूल कर सके। तो ऑन दैट बेसिस वी सेज कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज गुड इन नेचुरल कूलिंग बट शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज पुअर, राइट। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल्स। जो कॉइल्स उसके सेंट्रल लिम्ब में लगाई गई है, इस कारण से ये प्रॉब्लम यहाँ पर अकर होती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देखे, वाइंडिंग्स देखी कि किस ट्रांसफार्मर में किस तरह से वाइंडिंग्स हम लगाते हैं, और लेमिनेशंस किस किस शेप की हो सकती हैं इन दोनों टाइप के ट्रांसफार्मर में। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, राइट। तो समझिए आप इन कंस्ट्रक्शन को, ट्रांसफार्मर के टाइप को जो हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हम लेक्चर्स बनाएंगे, इसके बाद के जो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, वो एक लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर का डिस्कशन होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। So till then, watch this video, understand all these things, and if you face any difficulty, any doubt, you can ask through the comment section in the YouTube, right? So thank you for watching this video. Thank you.